नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रख। इसी कड़ी में आज हम लोग अररिया जिला के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद गोलचा भी चुनावी दंगल में कूद गए और कह रहे हैं कि इस बार ये सीट भाजपा नहीं जदयू लड़ेगी और हम ही इस सीट को जीता जीत कर एनडीए की झोली में दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान के खिलाफ नाराजगी है। व्यवसायिक धन्यवाद। व्यवसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं कब और कैसे राजनीति की शुरुआत हुई। धन्यवाद। सर, कब और कैसे राजनीति में आ गए व्यवसायी से? नहीं, मैं राजनीति से तो बहुत शुरू से जुड़ा रहा हूँ, 1977 से। 1977। जी जी। और मैं 80 से बहुत सारी ट्रेडर एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहा। जूट एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, राइस मिल एसोसिएशन से 90 से जुड़ा। और भी बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा महासमिति संघ है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। फारिसन थाने में 29 दुर्गा पूजा होती है। मैं 29 दुर्गा पूजा समिति का एक संघ बना हुआ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर पार्श्वनाथ मंदिर है, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जैन धर्मशाला है, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। और काफी कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करने का लोगों के आशीर्वाद से मौका मिला। और हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने कभी इसमें रुकावट नहीं की। हम लोगों ने 2008 के बाढ़ में जो भीषण बाढ़ आई थी, तो हमने 4 महीना कैंप चलाया था। शुरू में सबसे पहला कैंप सुरसर में मैंने लगाया था, जिस समय 19 अगस्त को जब बाढ़ आई थी, तो 19 अगस्त को ही मैंने कैंप चालू कर दिया था। सरकारी कैंप सब 23 को चालू हुए थे, 22 या 23 को चालू हुए थे। और मेरे कैंप को बंद करवाने के लिए मतलब काफी प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरी जो फूडिंग की क्वालिटी थी, मेरी जो सेवा भावना थी, उससे वहां की जनता बहुत खुश थी। फिर हम लोगों को कोई कैंप नहीं मिला, तो ये भीमपुर थाने के पास जो उस टाइम ये एनएच बन रहा था, मट्टी भरी हुई थी, तो वो कुछ 1-1.5 किलोमीटर का पार्ट जो है जमीन से ऊपर रह गया था, पानी से ऊपर। हमने वहाँ 3.5 महीने के लगभग कैंप चलाया। और समस्त महाजन बॉम्बे की एक संस्था है, उनके सहयोग से हम लोगों ने यहाँ उस कैंप को चलाया। और 4 महीना वो कैंप चला हम लोग का सारा मिला करके। और उसके बाद 30,000 पैकेट का वितरण पीड़ितों के बीच हम लोगों ने किया, जिसके अंदर 2 कंबल, चावल, बहुत अच्छा खासा आइटम था, जिसको हम लोगों ने घर घर डिलीवरी किया। जिसके अंदर किसी तरह का मतलब भेदभाव नहीं था, जातीय भेदभाव नहीं था। हम लोगों ने एक चीज देखा, मानव की सेवा। और पीड़ित टू पीड़ित की एक तरफ से घर में हमने हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया, जो भी पीड़ित थे हम लोगों ने एक तरफ से बांटा। जदयू कब? जदयू मैं 2009 तक बीजेपी में था। और आरएसएस का मैं 1970 उत्तर से स्वयंसेवक रहा हूँ। मैंने 72-73 में प्रथम वर्ष की शिक्षा भी की है आरएसएस में। प्रथम वर्ष की शिक्षा मैंने की है। और 2007 में मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई थी। उस हत्या में स्थानीय विधायक बीजेपी के लक्ष्मी नारायण मेहता आरोपित हुए थे। और उनके खिलाफ जांच पड़ताल करवाने में जरा असुविधा हो रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो है संगठन जो है उसकी मदद कर रहा है। और उस टाइम मेरा जो छोटा भाई था वो नगर महामंत्री था बीजेपी का, लेकिन हमको अपेक्षित सहयोग पार्टी से न मिलने के कारण हमने पार्टी को छोड़ा। और हम जदयू के उस टाइम एक निर्भय रथ करके एक यात्रा निकाली गई थी। उसके समागम में हमको जिला अध्यक्ष जदयू का जो है व्यवसायिक प्रकोष्ठ का नियुक्त किया गया था। और मैं 9 से 2020 तक 19 तक जो है मेरी कार्यप्रणाली को देखते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लड़ने की इच्छा रखते हैं लगता है? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि सेवा करने का राजनीति एक बहुत अच्छा अवसर है। और मैं इसके माध्यम से अपने जीवन के 5 वर्ष इस क्षेत्र की जनता को सेवा करने के रूप में देना चाहता हूँ। लेकिन तो गलत टाइम पे ना राजनीति में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस बार तो हवा है इंडिया जीतेगा का हवा। इंडिया की कोई हवा यहाँ नहीं है। अगर यदि आपको ऐसी कोई सूचना है तो मेरे समझ में मैं इसे खंडित करता हूँ। 2500 महीना मिलेगा, 200 यूनिट मिलेगा बिजली, 2000 पेंशन मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार देगा। तो एनडीए साहब ये क्या प्रत्यक्ष किम प्रमाणम,
इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इसके अंदर 40 वर्ष 50 वर्ष तो कांग्रेस को मौका मिला बिहार में शासन करने का। और हम जब से हम समझ पकड़े हैं, तब से उनका एक नारा होता था हर चुनाव में, गरीबी हटाओ, और उसी में वो जीत जाते थे। लेकिन वो गरीबी कभी हटी नहीं। और जब लालू जी को भी पर्याप्त मौका मिला सर, 15 साल तक उनका शासन था, और ये 40-15 2005 तक अगर जोड़ा जाए, इस 57 साल में वो 2-3 काम जो प्राथमिक काम है जनता के लिए, सरकार राशन बांटती थी, ये राशन की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं कर पाए। 2005 तक सरकार द्वारा अनुदानित दर पर जो राशन दिया जाता था, पूरे बिहार में किसी को भी नहीं मिलता था। बरस में एक दिन मुसलमानों को ईद में, और दशहरा में या छठ में हिंदुओं को, बाकी 11 महीना का राशन लोग बेच खाते थे। ये सरकार उसको सुनिश्चित नहीं कर पाई। ये सरकार की प्राथमिकता भी बिजली नहीं थी। आप देखे होंगे, मैं तो इंडस्ट्री चलाता था, हम लोग, मैं अपनी एसोसिएशन का अध्यक्ष था, हम लोग हर साल मीटिंग करते थे, और पूर्णिया से हमको कम से कम बिना कटे 8 घंटा बिजली मिले, इसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता था। उसके बावजूद भी पूरे शहर को 10 घंटा बिजली नहीं मिल पाती थी। ग्रामीण क्षेत्र को तो कहना ही क्या है, कहीं पोल था, कहीं तार था तो ट्रांसफार्मर नहीं था, ट्रांसफार्मर था तो तार नहीं था। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी 2005 तक कि उनका घर रोशन भी हो सकता है। ये धन्य कहिए यूपीए सरकार, हमारी एनडीए सरकार, हमारी एनडीए सरकार को धन्य कहिए कि नीतीश कुमार जी के, माननीय नीतीश कुमार जी की दिमाग में ये उपज आई, माननीय नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये उपज आई कि साहब हम प्राथमिक सुविधा जनता को किसी भी हालत में उपलब्ध कराएंगे। और आज के दिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कहीं भी 20 घंटा से कम बिजली की उपलब्धता नहीं है। मैं एक बात से, मैं आपने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं इसी कड़ी में एक बात और जोड़ता हूँ। इंडिया गठबंधन वाले दावा करते हैं कि बहुत सारे रोजगार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे यहाँ से दुकानें बंद हो गई। वो निश्चित रूप से उनका दावा सही है। बिहार में लालटेन की दुकान बंद हो गई, लालटेन के अंदर लगने वाले इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई, ट्रांजिस्टर की फैक्ट्री बंद हो गई, ऐसी इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। समय के साथ जो परिवर्तनशील लोग थे, उनकी प्रगति हो गई। जो आज भी उस लालटेन में प्रगति खोज रहे हैं, उनका क्या होगा मैं नहीं कह सकता। मैं देहात में बहुत सी जगह जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह जाता हूँ, शादी विवाह भी जाता हूँ। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये कल्पना नहीं की थी कि वो गांव में पक्की रोड देखेंगे, और आज उनके दरवाजे पर पक्की रोड है। गांव में रहने वाले लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि उनके गांव में पक्की स्कूलें होगी, आज गांव-गांव पक्की स्कूल है। नहीं तो सरकार की योजना में क्या था, और 90 तक तो स्कूल योजना खाली गरीबी हटाओ एक सिंगल नारा होता था, और पिक्चर आती थी रोटी कपड़ा और मकान। जो ना लोग के पास रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था। उस टाइम, उस जमाने में वही पिक्चरें आती थी, रोटी कपड़ा और मकान, लोगों को उसके माध्यम से जगाया जाता था। लेकिन आज क्या स्थिति, मकान की आवश्यकता कम पड़ गई लोगों को। प्राय लोगों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से बहुत लोगों की ये इच्छा पूरी हो गई कि उनका पक्का मकान हो गया। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार को, हमारे दल की सरकार को मौका मिलेगा, तो आने वाले 5 साल के बाद किसी भी गरीब आदमी के पास ये मौका नहीं रहेगा कि वो झोपड़ी में है। सारी झोपड़ियां पक्के में परिवर्तित हो चुकी होगी, और सभी लोगों के पास आज के दिन एक भी दावेदार, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति दावेदार नहीं हो सकता है कि हर महीने उसको राशन ना मिलता हो। ऐसी कोई झोपड़ी आपको नहीं मिलेगी जिसके अंदर बिजली का पोल नहीं जलता हो। ये हमारी सरकार की उपलब्धता है, और हमारी सरकार ने इसको प्रथम प्राथमिकता के आधार पर लोगों के बीच उपलब्ध कराया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं नीतीश जी को याद नहीं रहता, चुनाव में जो बोलेंगे चुनाव के बाद भूल जाएंगे, और 20 पार नहीं कर पाएंगे, 25 पार नहीं कर पाएंगे। 25 पार नहीं कर गए मतलब 25 सीट से ज्यादा नीतीश जी को नहीं आने वाला। अब प्रशांत किशोर जी का क्या ही कहना है। 5 वर्ष पहले वो ममता दीदी का प्रचार कर रहे थे, उससे और 5 वर्ष पहले वो बोल रहे थे कि नीतीश जी से अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता है। जो आदमी इतने पढ़े लिखे होके हर 5 साल में नेता बदले और हर 5 साल में विचार बदले, उसके प्रति मैं क्या कह सकता हूँ। जनता अपने ही समझदार है। प्रशांत जी कह रहे 3 महीना और सुख भोग ले, 3 महीने के बाद नहीं। नीतीश कुमार जी को कोई सुख नहीं है। वो दिन रात इस प्रदेश की चिंता करने में व्यस्त रहते हैं, और उनके कोई शरीर में सुख थोड़े ना है। वो हमेशा अपना 20 घंटा अधिक से अधिक समय वो आम जनता के लिए खर्च करते हैं, और आम जनता को कैसे सुविधा हो सकती है,
इसके चिंतन में उनका जीवन बीत रहा है। अगर वो सुख भोग करते तब तो बिहार में कुछ होता ही नहीं, ना बिजली होती, ना रोड होता, ना पुल होता, ना और सुविधा होती, ना स्कूल होती। मैं स्कूल के बारे में भी पहली बार आपको नहीं कह पाया। लालू जी की सरकार थी, लालू जी ने क्या योजना लाया? चरवा विद्यालय। कि साला पढ़ेगा ही तो नौकरी का दावा कैसे करेगा? अगर आदमी ग्रेजुएट होगा नहीं तो सरकारी नौकरी कहाँ खोजने जाएगा? तो लालू जी ने तो अपने 20 वर्ष की व्यवस्था कर ली थी, इसको पढ़ाना ही चरवा विद्यालय में है। जब चरवा विद्यालय का विद्यार्थी रहेगा, मेरे से कभी मांगेगा ही नहीं। उनके प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उनके प्राथमिकता में जो है बिजली नहीं थी, उनके प्राथमिकता में राशन नहीं था, उनके प्राथमिकता में इंदिरा आवास नहीं था। ये सारी प्राथमिकताएं हमारी सरकार में है। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि यूपीए और इंडिया में क्या फर्क है। तो भाई साहब, आप झारखंड के हैं और अभी आप बंगाल के बॉर्डर में घूम रहे हैं। आप टहल के 100 किलोमीटर यहाँ से दलकोला है, आप भगवान की दया से बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आप उधर कहीं भी घुमाएं। आपके यहाँ पूरे बिहार में, हमारे यहाँ जो जमीन की कीमत है, यहाँ से जमीन बंगाल की बढ़िया है, लेकिन वहां जमीन का दाम कम है। आज के दिन कोई बायर नहीं है। क्यों? कि ये जो एक वोट बैंक को जो प्राथमिकता देने की बात है, उसके कारण देहाती क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं। देहाती क्षेत्रों में जो खेती की जमीन है, वो अल्पसंख्यकों के जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनकी इच्छा पर खेती होती है। जमींदार अपने इच्छा से खेती नहीं कर सकता है, जमींदार अपने इच्छा से जमीन को नहीं बेच सकता है। अगर जिनको भी ये भ्रम हो, जाके पूरा बंगाल घूम ले, उनको एक दिन में पता लग जाएगा कि एनडीए में और इंडिया में और यूपीए में क्या फर्क है। ये उनको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मूलचंद जी चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर मुझे मौका मिला और दल ने मुझे मौका दिया, मैं एनडीए उम्मीदवार के रूप में मैंने अपनी बायोडाटा विभिन्न जगह पर सुपुर्द किया हूँ। क्योंकि ये बीजेपी की सीट है और मैं जदयू में हूँ, तो ये थोड़ा यात्रा कठिन है, पर कठिन है लेकिन कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं असंभव नहीं है, संभव भी हो सकता है। संभव। क्षेत्र जाते हैं, बिल्कुल, क्षेत्र के सारे लोगों से मेरा काफी क्या संपर्क है। कहते हैं जनता? वर्तमान विधायक के प्रति लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। इन्होंने पिछले 10 वर्ष में सिवाय हमारे सरकारी तंत्र को बदनाम करने के अलावा कोई काम नहीं किया। इनके पास कोई उल्लेखनीय ये नहीं है। और जितनी योजनाएं वो गिनाते हैं, उसमें आधी तो एमपी साहब की योजना है, और बाद बाकी जो स्वाभाविक तौर पर सरकार ने, सड़कों की योजना सरकार की योजना है, आज एनएच बना सरकार की योजना है, बुडको है, सरकार के बहुत सारे उपक्रम है जिनकी योजनाओं के द्वारा काम कराया गया है। पर विधायक जी भूल से भी ये नहीं बताते हैं कि जो पिछले 10 वर्ष में उनको जो 30 से 50 करोड़ रुपया विधायक फंड का मिला है, उसके कोई योजना के बारे में दावा नहीं करते उस रुपए को उन्होंने कहाँ खर्च किया। आपका क्या मुद्दा होगा? आपको अगर टिकट मिलता है, अगर आप चुनाव जीतते, 5 काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ये आपको दावे से कह सकता हूँ, जैसे अगर बारिश होती है तो फारबिसगंज शहर नरकीय स्थिति में तब्दीली हो जाता है। मैं अगर यदि मुझे सेवा का अवसर मिला तो पहले 6 महीने के अंदर फारबिसगंज के जल जमाव की समस्या से निजात करा दूंगा। दूसरा, जो हमारे इलाके में जो आवागमन का साधन है, आज इतने रुपए खर्च करने के बाद भी कुर्सा कांटा से फारबिसगंज की जो संपर्क सड़क है, वो ऐसी दुरुस्त नहीं बन सकी कि कॉमर्शियल वाहन सुगमता से आ जा सके। मैं पहली प्राथमिकता के आधार पर 1 साल के अंदर उसको फारबिसगंज और कुर्सा कांटा का संपर्क सड़क को अच्छे हालत में बहाल करवा दूंगा। और मैंने अभी ऐसा अध्ययन नहीं किया है, और भी जो जन उपयोगी योजना होगी, आज के दिन पूरे क्षेत्र की जनता कहीं भी गर्व से ये नहीं कह सकती है कि हमारे एमएलए ने ये काम करवाया। ऐसी कोई योजना एमएलए ने इम्प्लीमेंट नहीं की है, लेकिन मैं पहले 1 साल में ऐसी कई योजनाएं लाऊंगा जिसको हमारी क्षेत्र की जनता गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमारे एमएलए ने ये काम करवाया है। क्या कहेंगे शीर्ष नेतृत्व? मेरी शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा है कि गुण दोष के आधार पर उम्मीदवारों का चयन हो, उम्मीदवारों को उनके जात पर, पुराने होने के आधार पर, वो एमएलए इस आधार पर नहीं चयन हो, क्षेत्र की जनता के मनोभाव को देखते हुए चयन हो। और पुराने को अगर यदि कुछ लाभ है तो 90% नुकसान भी है। जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, जो उन्होंने गलती की है, उसका खामियाजा पार्टी को भोगना पड़ सकता है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, इन्होंने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है, पुराने लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए और गुण और उनकी कार्य क्षमता के आधार पर नए लोगों को टिकट मिले, नए लोगों को मौका मिले। अगर नए लोगों को मौका मिलता है तो ये सीट एनडीए की होगी, अन्यथा किन की होगी,
इनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया है उनका जनता माकूल जवाब देने के लिए फॉरबिसगंज में तैयार बैठा है। इसलिए एनडीए के नेताओं से सिर्फ नेतृत्व से आग्रह होगा, सीट को बचा लें। धन्यवाद।